विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियोस में हम चर्चा कर रहे थे फ्रांस की 1848 की क्रांति के कारणों की, उसके स्वरूप की और उसके महत्व की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 1848 की क्रांति के यूरोप पर प्रभाव की या इस क्रांति के परिणामों की। हमने बताया था कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो यूरोप में क्रांतियाँ हुई उसके लिए कहीं ना कहीं फ्रांस की 1848 की क्रांति जिम्मेदार थी। तो हम चर्चा करेंगे कि यूरोप में कौन कौन से देशों में क्रांतियाँ हुई और किस तरह से उन देशों में 1848 की क्रांति कैसे जिम्मेदार थी। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम ऑस्ट्रिया की क्रांति की। तो देखिए, ऑस्ट्रिया जो अभी तक प्रतिक्रिया का गढ़ बना हुआ था, फ्रांस की क्रांति की सूचना मिलते ही वियना के राजनीतिक क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में उत्तेजना फैल गई। 12 मार्च 1848 को विश्वविद्यालय में आंदोलनकारियों द्वारा प्रदर्शन हुआ तथा 2 अध्यापकों ने जनता की ओर से सुधारों हेतु सम्राट को प्रार्थना पत्र दिया। 13 मार्च को विद्यार्थियों और मजदूरों का एक विशाल जुलूस निकला, किंतु सेना ने उन पर गोली चला दी। फिर भी भीड़ ने आगे बढ़कर राजमहल को घेर लिया तथा मेटरनिख के त्याग पत्र की मांग की। 14 मार्च को मेटरनिख ने त्याग पत्र दे दिया तथा ऑस्ट्रिया से भाग खड़ा हुआ। इस घटना का संपूर्ण यूरोप पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। मेटरनिख के पलायन के बाद सम्राट फर्डिनैंड प्रथम ने आंदोलनकारियों को शांत करने के लिए नवीन संविधान प्रदान किया तथा जनता को अनेक अधिकार दिए, किंतु जनता इस संविधान से संतुष्ट नहीं हुई तथा 15 मई को विद्यार्थियों मजदूरों की भीड़ ने मंत्रिमंडल के सभा कक्ष को घेर लिया। इस उत्तेजित भीड़ ने संविधान में आवश्यक संशोधन करने का वचन देने के लिए बाध्य किया। सम्राट को विद्रोही के सामने झुकना पड़ा, किंतु अब उसका धैर्य समाप्त हो चुका था। अतः 17 मई को सम्राट वियना से भाग खड़ा हुआ तथा इंसबुक नगर में शरण ली। 26 मई को क्रांतिकारियों ने लोकतंत्र स्थापित कर दिया तथा नया संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार के अधिकार पर चुनी हुई राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन किया। राष्ट्रीय सभा के अधिकांश सदस्य वैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के पक्ष में थे। अतः सम्राट को राष्ट्रीय सभा के अधिकांश सदस्य वैधानिक राजतंत्र स्थापित करने के पक्ष में थे। अतः सम्राट को वापस बुलाया गया तथा राष्ट्रीय सभा संविधान निर्माण में लग गई। इस बीच साम्राज्य के अन्य भागों में क्रांति भड़क उठी, जिससे वियना में भी क्रांतिकारी उठ खड़े हुए। विद्रोहियों ने युद्ध मंत्री की हत्या कर दी। स्थिति की नाजुकता को देखते हुए सम्राट पुनः भाग खड़ा हुआ, किंतु जाते जाते उसकी सेना को आदेश दिया कि विद्रोहियों को गोली से उड़ा दो। सेना अभी भी सम्राट के प्रति वफादार थी। उसने वियना पर आक्रमण कर दिया तथा विद्रोहियों को परास्त किया। ऑस्ट्रिया में क्रांति असफल हो गई। सम्राट पुनः लौट आया तथा जनता को प्रसन्न करने के लिए संविधान प्रदान किया। अब देखते हैं हंगरी में क्रांति। तो 13 मई को वियना क्रांति की सूचना प्राप्त होते ही हंगरी में भी विद्रोह अग्नि प्रज्वलित हो गई। उस समय हंगरी ऑस्ट्रियन साम्राज्य का अंग था। हंगरी में सामंतों का अत्यधिक प्रभाव था तथा उनके अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। वियना क्रांति से प्रोत्साहित होकर 15 मार्च 1848 को लोकप्रिय नेता क्रॉसमत के प्रभाव से हंगरी
कि सदन ने मार्च कानून पारित किया। इस कानून के अनुसार हंगरी में प्राचीन कुलीन तंत्रीय शासन के स्थान पर लोकतंत्रीय संविधान की स्थापना की गई। इस नवीन संविधान के अनुसार हंगरी में एक व्यवस्थापिका सभा तथा उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा सामंतों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा की गई। इन सुधारों से हंगरी को इन सुधारों से हंगरी की अपनी पृथक सरकार हो गई। यद्यपि ऑस्ट्रिया का सम्राट अब भी हंगरी का सम्राट था, तथापि अब हंगरी ऑस्ट्रिया की सरकार की अधीनता से मुक्त हो गया। ग्रांट एवं टेम्परलेन ने लिखा है कि वियना और बुडापेस्ट यानी हंगरी की घटनाओं के स्वरूप में काफ़ी अंतर था। वियना में एक उदारवादी आंदोलन को सफलता मिली थी, जबकि बुडापेस्ट में मेग्योर राष्ट्रीयता की विजय हुई थी, क्योंकि हंगरी में जो अब शासन स्थापित हुआ वह कट्टर जर्मन विरोधी तथा हैब्सबर्ग विरोधी राष्ट्रीय शासन था। हंगरी के लुई कौसत के नेतृत्व में राष्ट्रवादी शासन चल रहा था, जिसमें मेग्योरों की प्रधानता थी। अतः हंगरी में विभिन्न अन्य जाति के लोगों ने भी मेग्योरों के समान स्वशासन के अधिकार की मांग की, क्योंकि उनकी भाषा और संस्कृति मेग्योरों से भिन्न थी। हंगरी में अब विभिन्न जातियों में आपसी फूट उत्पन्न हो गई तथा उनके आपसी मतभेद निरंतर बढ़ते गए। इस फूट का लाभ उठाते हुए ऑस्ट्रिया ने हंगरी के विरुद्ध क्रांतिकारियों को सहायता दी। इस पर हंगरी ने ऑस्ट्रिया से अपना संबंध विच्छेद कर गणतंत्र की घोषणा कर दी। इसके प्रत्युत्तर में ऑस्ट्रिया ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया की इस सेना के साथ हंगरी के अन्य जातियों के लोग भी थे। इस युद्ध में हंगरी पराजित हुआ तथा वह पुनः ऑस्ट्रिया के अधीन राज्य बन गया। अब देखते हैं बोहेमिया की क्रांति। हंगरी की क्रांति से प्रभावित होकर बोहेमिया के कुछ व्यक्तियों ने 11 मार्च 1848 को कुछ उदारवादी मांगे रखी, जिनमें स्वायत्तता की मांग प्रमुख थी। ऑस्ट्रिया के सम्राट ने उनकी सभी मांगें स्वीकार कर ली, किंतु आगे चलकर बोहेमिया के जर्मन और चेक नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गए, क्योंकि बोहेमिया में जर्मन जाति के लोग बहुसंख्यक थे। उन्हें यह आशंका थी कि बोहेमिया के स्वतंत्र होते ही स्लाव जाति के लोग जो बहुसंख्यक थे उन्हें कुचल देंगे। अतः जर्मन लोगों ने सुधारों का विरोध किया। जून 1848 में प्राग में एक अखिल स्लाव सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जर्मन सभा के विरुद्ध स्लाव लोगों की स्वायत्तता की मांग करना था। सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया के सेनापति के विरुद्ध नारे लगाने आरंभ कर दिए तथा एक दिन उसके मकान पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया के सेनापति को अवसर मिल गया, अतः उसने बड़ी निर्दयता से विद्रोह का दमन कर दिया। बोहेमिया में किए गए शासन सुधार वापस ले लिए गए तथा विद्रोहियों को कठोर दंड दिया गया। तो ये थी बोहेमिया में क्रांति। अब देखते हैं इटली की क्रांति। तो वियना कांग्रेस ने उत्तरी इटली के लोम्बार्डी तथा वेनेशिया के राज्य ऑस्ट्रिया को दे दिए थे तथा मध्य इटली में विभिन्न निरंकुश राज्य स्थापित कर दिए थे। इटली के देशभक्त इटली को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे, किंतु अब तक मेटरनिख की शक्ति के कारण वो लाचार थे। फरवरी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व ही नेपल्स में विद्रोह हो चुका था तथा जनवरी 1848 में वहां के शासक फर्डिनेंड को एक उदार संविधान स्वीकृत करना पड़ा था। मेटरनिख के पलायन की सूचना मिलते ही इटली में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल उठी तथा इटली की जनता ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्त होने का प्रयास करने लगी। सबसे पहले 18 मार्च को मिलान में विद्रोह हो गया तथा 5 दिन तक विद्रोहियों और ऑस्ट्रिया की सेना के बीच संघर्ष चलता रहा। अंत में 22 मार्च को जनरल रेडित्स्की को मिलान छोड़कर भागना पड़ा।
22 मार्च को वेनिस के देशभक्तों ने वेनिस में गणतंत्र स्थापित कर लिया। 23 मार्च को लोम्बार्डी और वेनेशिया ने भी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इस घटना से प्रोत्साहित होकर इटली के समस्त राज्यों में आंदोलन छिड़ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो इटली की स्वतंत्रता की घड़ी आ पहुंची है, किंतु जनरल रेड्त्स्की ने विद्रोहियों को परास्त कर दिया। 6 अगस्त 1848 को रेड्त्स्की ने मिलान पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार लोम्बार्डी और वेनेशिया पर पुनः ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया और उन्हें एक अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी। इटली के आंदोलन को कुचल दिया गया। इटली के छोटे छोटे राज्यों ने जो संविधान स्वीकृत किए थे वापस ले लिए। सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल पर भी ऑस्ट्रिया ने दबाव डाला कि वह संविधान वापस ले ले, किंतु उसने संविधान वापस लेने से इनकार कर दिया। अतः इटली की समस्त जनता अब विक्टर इमैनुअल को अपना नेता समझने लगी और उनकी समस्त आशाएं विक्टर इमैनुअल पर केंद्रित हो गई। तो ये थी इटली की क्रांति। अब हम देखते हैं जर्मनी की क्रांति। तो फरवरी 1848 को फ्रांसीसी क्रांति से सबसे पहले जर्मनी के छोटे राज्य प्रभावित हुए। बैडेन, मेंटनबर्ग, बवेरिया, हेलिकेसल आदि छोटे छोटे राज्यों में निरंकुश शासन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया। बवेरिया के शासक लुडविग ने अपने पुत्र मैक्समिलियन के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया तथा उसने अपने पिता द्वारा स्वीकृत संविधान के अनुसार शासन चलाने का वचन दिया। हेलिकेसल, बर्टमबर्ग, हैनोवर, सैक्सनी आदि छोटे राज्यों के शासकों ने भी उदार मंत्रिमंडलों की नियुक्ति की तथा राजनीतिक अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को स्वीकार किया। यद्यपि इन धाराओं का प्रभाव प्रशा पर नहीं पड़ा था, किंतु मेटरनिख के पतन की सूचना मिलते ही 15 मार्च को बर्लिन की जनता ने भी विद्रोह कर दिया। प्रशा के शासक ने इस लोकतंत्रात्मक प्रवृत्तियों का विरोध किया। अतः जर्मनी के अन्य राज्यों के शासकों का भी रुख जन विरोधी हो गया। फलतः सैक्सनी, हैनोवर और बैडेन में पुनः आंदोलन छिड़ गया, किंतु प्रशा की सेना ने इनका दमन कर दिया। यद्यपि प्रशा की सेनाओं ने छोटे राज्यों की क्रांतियों का दमन कर दिया था, लेकिन उसे स्वयं को बर्लिन के क्रांतिकारियों के समक्ष झुकना पड़ा। प्रशा के शासक ने ऑस्ट्रिया को पृथक रखते हुए जर्मनी के शासकों का एक संघ बनाया, जिसमें 28 शासक सम्मिलित हुए, किंतु ऑस्ट्रिया प्रशा के शासक की इस कार्यवाही को सहन नहीं कर सका। अतः उसने प्रशा के शासक को युद्ध की धमकी देते हुए संघ को भंग करने को कहा। प्रशा का शासक ऑस्ट्रिया से व्यर्थ में झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था तथा वह रूस के जार से भी सशंकित था। अतः 3 अप्रैल 1849 को प्रशा के शासक ने संघ को भंग कर दिया। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी में पुनः उस संघ को स्थापित कर दिया जो 1815 में वियना कांग्रेस ने स्थापित किया था। अब हम देखते हैं रोम की क्रांति। रोम जो इटली का एक राज्य था, किंतु उसका अपना एक विशेष महत्व था। यह पोप का अलग राज्य था तथा रोम उसकी राजधानी थी। 1846 में पोप पायस नवम गद्दी पर बैठा था। वह बड़ा ही उदार तथा शासन सुधार में विश्वास रखता था। उसने सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर जनता को संविधान प्रदान कर दिया। किंतु जब सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इटली में युद्ध छेड़ दिया तो पोप ने इस राष्ट्रीय युद्ध में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया रोमन कैथोलिक चर्च का घनिष्ठ मित्र था। पोप की इस कार्रवाई से जनता क्रुद्ध हो गई तथा उसे राष्ट्रीयता का शत्रु समझने लगी। फलतः रोम में विद्रोह हो गया। रोम की यह क्रांति बड़ी भीषण थी। 5 नवंबर 1848 को पोप के एक मंत्री की हत्या कर दी गई।
पोप भागकर नेपल्स चला गया तथा रोम में गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। किंतु फ्रांस का नया राष्ट्रपति नेपोलियन, जो रोमन कैथोलिक चर्च का घोर समर्थक था, इस कार्रवाई को सहन नहीं कर सका। उसने पोप के पक्ष में रोम में अपनी सेनाएं भेज दी। गणतंत्रीय सेना परास्त हुई तथा फ्रांस की सेना ने गणतंत्र को समाप्त कर पोप के शासन को फिर से स्थापित कर दिया। अब देखते हैं अपन डेनमार्क और हॉलैंड में क्रांति। तो 1848 में यूरोप में चल रही क्रांति की लहर से डेनमार्क और हॉलैंड भी अछूते नहीं रह सके। फरवरी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के समाचार प्राप्त होते ही डेनमार्क के उदारवादियों ने निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 21 मार्च 1848 को डेनमार्क के शासक फ्रेडरिक सप्तम को क्रांतिकारियों की मांगों को स्वीकार करना पड़ा। एक संविधान सभा के चुनाव कराए गए तथा इस सभा द्वारा निर्मित संविधान जून 1849 को लागू कर दिया गया। हॉलैंड के शासक विलियम द्वितीय ने स्वयं ही उदारवादी आंदोलन का नेतृत्व किया तथा अक्टूबर 1848 में नया संविधान स्वीकार किया, जिसके अनुसार 2 सदनों की एक व्यवस्थापिका सभा स्टेट जनरल की व्यवस्था की गई तथा उदारवादी उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। जनता को शासन संबंधी अधिकार प्राप्त हो गए। अब देखिए इंग्लैंड पर क्रांति का प्रभाव। 1848 की क्रांति से कुछ अंशों में इंग्लैंड भी प्रभावित हुआ। इंग्लैंड में 1832 के सुधारों का लाभ केवल मध्यम वर्ग को प्राप्त हुआ, किंतु निम्न वर्ग और विशेषकर मजदूरों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए 1838-39 में इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ। चार्टिस्ट नेताओं ने 1839 और 1842 में संसद के सामने अपनी 6 मांगें प्रस्तुत की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से चार्टिस्टों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 10 अप्रैल 1848 को लंदन में एक विशाल आम सभा करने तथा एक बड़े जुलूस के बाद संसद को प्रार्थना पत्र देने की योजना बनाई गई। चार्टिस्टों ने 50 लाख व्यक्तियों का एक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना पत्र तैयार किया। शासन ने आम सभा पर रोक लगा दी तथा जुलूस को रोकने के लिए पुलिस व सेना का प्रबंध किया। इसलिए जुलूस तो नहीं निकल सका, किंतु चार्टिस्टों का प्रार्थना पत्र संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र को देखने से पता चला कि उसमें अधिकतर हस्ताक्षर जाली थे। इससे चार्टिस्ट बदनाम हो गए तथा उनका आंदोलन सदा के लिए समाप्त हो गया। फिर भी चार्टिस्ट आंदोलन निरर्थक नहीं रहा, क्योंकि आगे चलकर धीरे धीरे चार्टिस्टों की सभी मांगें स्वीकार कर ली गई थी। आयरलैंड में भूमि सुधार आंदोलन चल रहा था तथा 1846-47 के दुर्भिक्ष से इस आंदोलन में तीव्रता आ गई। स्मिथ ओ ब्रायन के नेतृत्व में युवक आयरलैंड नामक दल दिन प्रतिदिन प्रभावशाली होता जा रहा था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रोत्साहित होकर युवक आयरलैंड ने इंग्लैंड के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया, किंतु इंग्लैंड की सरकार ने उसका कठोरतापूर्वक दमन कर दिया। इस प्रकार 1848 में संपूर्ण यूरोप क्रांतियों से गूंज उठा। 1 मार्च से जून 1848 तक यूरोप के अधिकांश राज्यों में क्रांतियों को सफलता भी प्राप्त हुई, किंतु जून 1848 के बाद आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमन चक्र आरंभ हो गया और अंत में प्रतिक्रियावादी शक्तियां विजयी हुई। कुल मिलाकर क्रांतियों के जो भी परिणाम निकले वे बड़े ही निराशाजनक रहे। प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय क्यों हुई तथा क्रांति के असफलता के क्या कारण थे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।